हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। भारतीय संविधान की हमारी सीरीज चल रही थी, भारतीय राज्य व्यवस्था की हमारी सीरीज चल रही थी। और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया है कि मैं पूरी ये जो राज्य व्यवस्था है, ये जो संविधान है, ये पूरा मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ाऊंगा, वो भी बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के। और हम लोगों ने प्रस्तावना शुरू कर दिया था। प्रस्तावना में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, कल वाली क्लास को एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग आगे की क्लास शुरू करेंगे। तो कल हमने जाना था कि लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है। बेसिकली हमने जानने की कोशिश की थी कि जो प्रस्तावना में जो लोकतंत्र लिखा हुआ है, इस लोकतंत्र का क्या मतलब है। हमने जाना था कि भाई डेमोक्रेसी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और दो शब्द कौन कौन से थे, वो दो शब्द थे डेमोस डेमोस एंड क्रेशिया। डेमोस का मतलब है जनता और क्रेशिया का मतलब क्या था, शासन। तो जो जनता का शासन होता है वो क्या होता है, लोकतंत्र होता है, वो होता है डेमोक्रेसी। हमने डेमोक्रेसी के दो अलग अलग पहलू भी देखे थे। एक वो डेमोक्रेसी जो आपको भारत में देखने को मिलती है, और एक वो डेमोक्रेसी जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और यूएसए में जो डेमोक्रेसी उसे कहा जाता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है उसे कहा जाता है संसदीय लोकतंत्र, और जो यूएसए का लोकतंत्र है उसे कहा जाता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। जब हमने संसदीय लोकतंत्र की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि शासन के तीन जो अंग होते हैं, सरकार के जो तीन अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या कहा जाए लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के बीच में अगर आपको वाटर टाइट कंपार्टमेंट देखने को मिले, इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे से जहां पे बिल्कुल अलग देखने को मिले, तो वो कैसी प्रणाली होगी, वो अध्यक्षात्मक प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कार्यपालिका ही विधायिका का निर्माण कर रही है, लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस प्रकार की व्यवस्था को आप कौन सी व्यवस्था कहोगे, संसदीय लोकतंत्र इसे कहोगे। हमने संसदीय लोकतंत्र में दो प्रकार की कार्यपालिकाओं के बारे में भी जाना था। एक कार्यपालिका जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और दूसरी कार्यपालिका जिसे वास्तविक कार्यपालिका कहा था। जबकि इस तरह से कोई नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका कहाँ देखने को नहीं मिलती है, अपन को अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट चीज की अगर अपन बात करें तो हमने ये जाना था कि निश्चित कार्यकाल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अध्यक्षात्मक में। और ये निश्चित कार्यकाल की जो एब्सेंस है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये आपको वास्तविक कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल हमको संसदीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलता। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि सामूहिक उत्तरदायित्व की जो फिनोमिना है, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, संसदीय लोकतंत्र में देखने को मिलता है। फिर हमने संसदीय और अध्यक्षात्मक प्रणाली के कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स जाने थे। तो संसदीय प्रणाली के डीमेरिट्स ये थे कि समय समय पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थायित्व यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, और योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण नहीं हो पाता है। जबकि इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे उत्तरदायित्व आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ विधायक और कार्यपालिका के बीच में कभी भी डेडलॉक जैसी सिचुएशन नहीं बनती है, उनके बीच में सामंजस्य हमेशा आपको देखने को मिलेगा। जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में यह है कि जब लंबे समय तक कोई शासन पे बना रहता है और उसे पता है कि शासन पे से कोई, इस पद पे से आप कोई हटा नहीं सकता या हटाना बड़ा मुश्किल है, तो तानाशाही की आशंका को यहाँ पे जन्म आपको देखने को मिलता है। और समय समय पर कार्यपालिका और जो विधायक है उसके बीच में गतिरोध हमको देखने को मिलता है, कहाँ पे, अध्यक्षात्मक प्रणाली में। और इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थायित्व देखने को मिलता है, और एक अच्छे मंत्रिपरिषद, योग्य मंत्रिपरिषद का निर्माण की यहाँ पे संभावना होती है। हमने ये भी जाना था कि क्यों भारत में 1990 के दशक के बाद क्यों ये डिमांड उठने लगी कि हमें संसदीय लोकतंत्र से कहाँ चले जाना चाहिए, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र पे चले जाना चाहिए। लेकिन हमने ये जाना था कि किस प्रकार गठबंधन की सरकार बनी, और वो चूंकि हमारा पहला एक्सपीरियंस था, प्रथम अनुभव था, इसलिए आप देखोगे कि सरकारें बहुत तेजी से गिरने लगी। और उसके बाद आप देखोगे पिछले 2 दशकों से भारत में भी आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो हमें कहाँ पे बना रहना चाहिए, हमें कुछ सुधार करने की जरूरत है संसदीय लोकतंत्र में। बाकी हमारे जैसे भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहाँ पे जो मुद्दे हैं, जो चुनाव में, इलेक्शन में जो मुद्दे होते हैं वो बहुत अलग होते हैं यूएसए के कंपैरिजन में, तो हमें कहाँ बना रहने की जरूरत है, संसदीय लोकतंत्र में रहने की जरूरत है। फिर हमने जाना था गणराज्य क्या होता है। जो भी
राष्ट्र का जो प्रमुख होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा, वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए और मनोनीत नहीं होना चाहिए। उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होना चाहिए, निर्वाचन होना चाहिए। जैसे भारत में हम बात करें तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद है वो ना तो वंशानुगत है और ना ही मनोनीत होता है, बल्कि वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर हमारे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। वहीं पे अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो प्रमुख है राज्य का, वो कैसा होता है, वो होता है वंशानुगत। वो कैसा होता है, वंशानुगत होता है। इसलिए ब्रिटेन कैसा देश है, वहां पे आपको लोकतंत्र के साथ गणराज्य देखने को नहीं मिलेगा, जबकि भारत लोकतांत्रिक देश भी है और गणराज्य देश भी है भारत। तो इसलिए ब्रिटेन को कहा जाता है वहां पे संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र आपको देखने को मिलेगा कहां पे, ब्रिटेन में, जबकि भारत में आपको गणराज्य और लोकतंत्र दोनों देखने को मिलेगा। हमने ये भी जानने की कोशिश करी थी कि न्याय कितने प्रकार का है भारत में, 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता, तो 5 स्वतंत्रता हमने देखी थी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। एक एक का मतलब भी हमने जाना था। समानता, 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। ठीक है। व्यक्ति की गरिमा का क्या मतलब है कि किस प्रकार मानवीय गरिमा पूर्ण जीवन एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, पशुवत जीवन उसको नहीं मिलना चाहिए। एकता और अखंडता जैसे शब्दों को भी हमने जाना था कि एकता जो है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जबकि अखंडता की अगर अपन बात करें तो भौगोलिक, क्या है, भौगोलिक संकल्पना आपको देखने को मिलती है। फिर हमने बंधुता, फ्रेटर्निटी को जाना था। हमने ये कहा था कि बंधुता क्या है, इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है। किसकी होती है, इंडिविजुअल व्यक्ति की होती है। जबकि एकता जो होती है वो समुदायों की आपको देखने को मिलेगी, समुदायों के मध्य आपको देखने को मिलेगी। आज यहाँ पे तक संविधान की जो प्रस्तावना है उसका एक एक शब्द हमने समझ लिया है। इसके अलावा अगर आप मुख्य परीक्षा में देखोगे तो मुख्य परीक्षा में प्रस्तावना से कुछ और तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे क्या भारत की प्रस्तावना जिसके बारे में हम लोग पिछले 2 लेक्चरों से डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये विश्व की सबसे अच्छी प्रस्तावना है या इसमें भी कुछ सुधार होने की जरूरत है। तो प्रस्तावना की कुछ आलोचनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। तो एक बार समझते हैं प्रस्तावना की क्या आलोचना है, उसके बाद हम जानेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, क्या संविधान जब क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये सारी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं प्रस्तावना की आलोचना। क्या है प्रस्तावना की आलोचना? प्रस्तावना की आलोचना की हम बात करते हैं तो सबसे पहले एक शब्द आपको पता होना चाहिए और ये शब्द है प्रवर्तनीय। अप्रवर्तनीय इंग्लिश में से कहा जाता है इनफोर्सिएबल। इनफोर्सिएबल, इनफोर्सिएबल है ना। प्रवर्तनीय का मतलब होता है इनफोर्सिएबल। अगर आगे लग गया तो ये हो गया नॉन इनफोर्सिएबल। क्या हो गया? नॉन इनफोर्सिएबल। नॉन इनफोर्सिएबल शब्द का मतलब क्या है? नॉन इनफोर्सिएबल शब्द का मतलब ये है कि इसे लेके आप कहाँ नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। मतलब मानो प्रस्तावना में लिखा हुआ है, प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है? प्रस्तावना में लिखा हुआ है गरिमापूर्ण जीवन। गरिमापूर्ण जीवन, ये लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि भाई इंडिविजुअल कैसे जिएगा, डिग्निटी के साथ। इसका मतलब गरिमा में आप देखोगे 3 चीजें तो होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। क्या भारत में हर व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें मिलेंगी आपको, रोटी, कपड़ा और मकान? और इसमें एक चीज हम मान लेते हैं, सबसे पहले इसका ये एग्जांपल ले लेते हैं मकान का। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने आवास योजनाएं चला रखी है, लेकिन क्या आज आप ये कह सकते हो कि भारत में सभी जो व्यक्ति हैं वो अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई फुटपाथ पे नहीं सोच रहे? तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे जिनका खुद का घर नहीं है, जिनके पास खुद का मकान नहीं है। तो लेकिन प्रस्तावना में तो लिखा हुआ है गरिमापूर्ण जीवन। तो क्या इस चीज को लेके कि मेरे को गरिमापूर्ण जीवन भारत में नहीं मिल पा रहा है, क्या इस चीज को लेके मैं कहाँ जा सकता हूँ? किसी न्यायालय में जा सकता हूँ, न्यायालय में जा सकता हूं या नहीं? और न्यायालय में जाके मैं क्या ये कह सकता हूं कि भारत की संविधान जो है, भारत का संविधान जो है, उसके प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या प्रस्तावना कहती है कि हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जिएगा और शासन ऐसी व्यवस्था करेगा कि वो क्या करे, डिग्निटी के साथ जिए, और मेरे पास मकान नहीं है तो मेरे को मकान दिलवाया जाए। तो न्यायालय में जो भी जज साहब बैठे होंगे वो इस केस को क्या कर देंगे, इस वाद को निष्कासित कर देंगे, मना कर देंगे लेने से। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्रस्तावना है वो कैसी है, वो अप्रवर्तनीय है, वो नॉन एनफोर्सेबल है। नॉन एनफोर्सेबल का मतलब आप समझ गए कि इसको लागू नहीं करवाया जा सकता।
जज साहब ये नहीं कहेंगे किसी पुलिस वाले को कि जाओ और इसको क्या दिलवाओ, मकान दिलवाओ, तो नॉन इन्फोर्सेबल है। अब इसी से मिलता जुलता एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा। ये शब्द है, एक तो है प्रवर्तनीय जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, और दूसरा है वाद योग्य। इन्फोर्सेबल का मतलब होता है लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी है या नहीं है। अगर इन्फोर्सेबल कोई चीज है तो सरकार उसके लिए बाध्यकारी है लागू करने के लिए, और अगर नॉन इन्फोर्सेबल है तो सरकार कोई बाध्यकारी उस पर नहीं है। तो हमारी प्रस्तावना क्या है, अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सेबल है। इसका मतलब प्रस्तावना को लागू करने के लिए सरकार क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। दूसरा शब्द है वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब होता है जस्टिसिएबल। क्या इस चीज को लेके, प्रस्तावना को लेके कोर्ट में डिस्कशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या जज साहब कोई केस इस बेस पे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? इस पे वाद का मतलब समझ रहे हो? वाद का मतलब क्या होता है, केस होता है। अगर कोई चीज आप समझो वाद योग्य नहीं होगी तो क्या वो इन्फोर्सेबल हो पाएगी? तो अगर कोर्ट में वो पहुंच ही नहीं सकती, कोर्ट में केस ही आप दायर नहीं कर सकते हो, तो वो इन्फोर्सेबल भी क्या हो नहीं हो पाएगी। अगर कोई चीज कोई आर्टिकल ऐसा है जो वाद योग्य नहीं है तो वो इन्फोर्सेबल भी नहीं हो पाएगा। कोई आर्टिकल ऐसा है जो वाद योग्य है तो वो पॉसिबिलिटी है कि वो इन्फोर्सेबल होगा या नॉन इन्फोर्सेबल होगा। जैसे अगर आप हमारे आगे हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मूल अधिकार जो है हमारे, वो जस्टिसेबल भी है और एनफोर्सेबल भी है। आप डायरेक्टली अगर आपको कुछ भी लगता है कि मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ। ये आर्टिकल जो 32 है आपको कहता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर प्रस्तावना की कोई चीज आपके साथ नहीं हो रही है तो वो वाद योग्य और क्या नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो क्या नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। अप्रवर्तनीय का मतलब है लागू करना और बाध्यकारी नहीं है। वाद योग्य नहीं है, ये केवल क्या है, निर्देश है। जो कौन दे रहा है, संविधान सभा दे रही है, किसको, सरकार को दे रही है। अगर व्यक्ति की गरिमा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इसको लेके आप कहां चले गए, न्यायालय में चले गए, तो न्यायालय इसको क्या नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये अप्रवर्तनीय है, नॉन एनफोर्सेबल है। केवल किसकी बात है यहाँ पे, आदर्श की बात है। मोदी जी ये बात कह सकते हैं, शासन ये बात कह सकता है कि हम लोग इस चीज को कि हर व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसकी मैं क्या कर सकता हूँ, कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं गारंटी इसकी नहीं दे सकता। तो इस चीज को कहा जाता है इनफोर्सेबल और नॉन इनफोर्सेबल। इसलिए प्रस्तावना की जो तुलना है, प्रस्तावना की तुलना किसके साथ की जाती है, प्रस्तावना की तुलना की जाती है टीथलेस टाइगर के साथ, टीथलेस टाइगर के साथ। टीथलेस टाइगर मतलब एक ऐसी शक्ति, आप देखोगे प्रस्तावना में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी गई हैं हमारे प्रेम्बल पे, लेकिन वो क्या हो जाती है, जब आप ये पढ़ते हो कि वो एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो क्या है, वो टाइगर एक ऐसा टाइगर है जो जिसके पास दांत ही नहीं है, बिना दांत का व्याघ्र। इसकी प्रस्तावना की तुलना बहुत सारे जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने किसके साथ की है, दंत विहीन व्याघ्र के साथ की है। यहां पे लिखा हुआ है सॉरी। तो ये पता होना चाहिए कि दंत विहीन व्याघ्र की तुलना किसके साथ किसने की है, ठीक है, तो प्रस्तावना के साथ हुई है। दूसरा जो पॉइंट है हमारे लिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अस्पष्टता पाई जाती है और इसमें वर्णित समाजवाद तथा पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं है। आप सोचिए, हमने जब समाजवाद देखा तो हमने कितने सारे समाजवाद देने, हमको पहले समझना पड़ा समाजवाद क्या होता है, फिर हम जाने कि मार्क्स का समाजवाद क्या है, फिर हमने समझा लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, और ये सब कुछ समझने के बाद मैंने आपको बताया कि पाश्चात्य समाजवाद से भारतीय समाजवाद कैसे अलग है। तो ये सब चीजें हमने जानने की कोशिश करी। इसका मतलब अगर आप सिर्फ शब्द समाजवाद पढ़ोगे, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल की समझ नहीं है, वो जब व्यक्ति समाजवाद या सोशलिस्ट शब्द पढ़ता है तो उसे नहीं पता लगता कि किस प्रकार के सोशलिज्म की बात की जा रही है। क्या ये मार्क्स का सोशलिज्म की बात की जा रही है जो रशिया में था या अर्ली चाइना में आपको देखने को मिलेगा, या फिर यहाँ पे जो समाजवाद है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है या इंडियन सोशलिज्म है। इसी तरीके से जब हमने सेक्युलरिज्म समझने की कोशिश करी थी तो वहां पे भी दो शब्द हमने जाने थे, एक तो था पंथ निरपेक्ष और एक था धर्म निरपेक्ष। तो ऐसे शब्द बहुत क्या करते हैं, भारत में जब ये शब्द आते हैं, भारत के संविधान में जब ये शब्द आते हैं, तो इनको ये डायरेक्टली हम क्या नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। आप फर्स्ट इंस्टेंस में केवल अगर प्रस्तावना पढ़ोगे तो आप नहीं समझ पाओगे कि भारत में किस प्रकार के समाजवाद
को भारत फॉलो करता है। तो ये सब चीजें क्या है, स्पष्ट तौर पे हमारे प्रस्तावना एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ठीक है। तीसरा इसकी जो आलोचना वो ये है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना की संकल्पना कहां से ली है, अमेरिका के संविधान से ली है, और इसकी भाषा एवं विषय वस्तु कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है। इसलिए बहुत बार ये कहा जाएगा कि भारत के संविधान में या भारत के संविधान के प्रस्तावना में मौलिकता का क्या है, अभाव है। ये ओरिजिनल चीज नहीं है। ये आप बहुत बार ऐसे कहोगे कि भारत का संविधान और कुछ नहीं है, एक थैला है जिसमें बहुत सारी बाहर उधार की हमने चीजें इसमें रखी हुई हैं। बोरोइंग इसे कहा जाता है। ठीक है। बैग ऑफ बोरोइंग इसे कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। ये जब भी आप भारत के संविधान की भी आलोचना करोगे तो ये चीजें लिखी होगी। लेकिन आगे जब इस आलोचना को हम लोग काउंटर करेंगे तो हम ये बताएंगे कि बिल्कुल ये बात सही है कि हमने इसकी संकल्पना तो अमेरिका से ली है और विषय वस्तु ऑस्ट्रेलिया से ली है, लेकिन केवल हमने वही चीजें ली हैं जो हमारे भारत के लिए फिट होती हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो जो चीजें हमने केवल वो ली हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें वहां से उठा ली हैं। ठीक है। तो एक ये भी इसकी क्या है, आलोचना है कि इसमें किसका अभाव है, मौलिकता का अभाव है। ठीक है। तो ये सारी प्रस्तावना की क्या थी, आलोचनाएं थी। नेक्स्ट चीज, प्रस्तावना का महत्व। इतनी सारी आलोचनाओं के बाद आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्यों हमारी संविधान सभा ने संविधान से पहले फर्स्ट पेज पे क्या रखा है, प्रस्तावना को रखा है। तो ऐसी क्या बात थी कि प्रस्तावना को फर्स्ट पेज पे रखा गया, प्रस्तावना को संविधान छापते समय इसको भी उसके साथ छापा गया। तो ये समझते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। महत्व तो हमारे संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी साहब, कन्हैया लाल मुंशी साहब। तो इन्होंने ये कहा था कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या है, जन्मपत्री है। क्या है, जन्मपत्री है। किसकी, भारत की राजनीति की, भारत की राजनीति की, राजनीतिक जन्मपत्री है भारत की क्या, प्रस्तावना। क्यों उन्होंने कहा, देखो प्रस्तावना से हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। हमने देखा था प्रस्तावना से हमें मिल रहा है कि सत्ता का स्रोत क्या है। तो हमने देखा था कि भाई सत्ता का स्रोत तो जनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यस और नो, हम भारत के लोग। कैसी शासन व्यवस्था है ये भी आपको प्रस्तावना बता देती है। शासन व्यवस्था के बारे में भी कौन बता देती है आपको, प्रस्तावना बता देती है। और उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य क्या है इसके बारे में भी जानकारी कौन दे देती है, प्रस्तावना दे देती है। तो जिस प्रकार जन्मपत्री किसी व्यक्ति के भावी जीवन के बारे में बताती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भविष्य के भारत की रूपरेखा को प्रस्तुत कर देती है। और प्रस्तावना ये बता देती है कि आने वाले समय में अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, मानो कल को आप प्रधानमंत्री बन गए और आपको लगता है कि मुझे किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करो, अपनी प्रस्तावना को उठा के देखो, उसमें उद्देश्य लिखे हुए हैं और उन उद्देश्यों के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, सरकार निर्णय कर सकती है। ठीक है। तो ये पहली चीज है जो के मुंशी साहब ने कही। के मुंशी साहब क्या कहते हैं कि इनके अनुसार, के मुंशी साहब के अनुसार जो प्रस्तावना है वो हॉरोस्कोप है किसका, इंडियन पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है किसका, इंडिया का। सेकंड पॉइंट, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हुए जिनका नाम है गजेंद्र गढ़कर जी। गजेंद्र गढ़कर जी क्या कहते हैं, इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ठीक है। न्यायमूर्ति जो गजेंद्र गढ़कर जी हैं, न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर ये क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये इनका खुद का व्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का व्यू नहीं है कि, और ये कोई लीगल व्यू नहीं है यहाँ पे कि अभी हम ये नहीं बता सकते कि गजेंद्र गढ़कर जी ने कह दिया कि साहब प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो ये बात सही है या गलत है। ये गजेंद्र गढ़कर जी का व्यू यहाँ पे ये बता रहे हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इससे शासन करने की कोई विशिष्ट शक्ति प्रदान नहीं होती। ये कह रहे हैं कि भाई ना तो जो प्रियम्बल है आपकी, जो उद्देशिका है, उससे ना तो सरकार को कोई शक्ति मिल रही है और ना ही उनके अकॉर्डिंग ये किसका अंग है, संविधान का अंग है। फिर भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की क्या है, कुंजी है। क्या है, मस्तिष्क की कुंजी है। ये इस रूप से महत्वपूर्ण है कि संविधान की व्याख्या में सहायता करती है। तो अगर
अगर कभी भी कंफ्यूजन होता है तो पूरे संविधान को पढ़ने की जगह आप क्या पढ़ लो, केवल आप कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल पढ़ लो, तो आपको बेसिक आइडिया पता लग जाएगा कि हमारे उद्देश्य क्या है, हमारा शासन किस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मार्गदर्शन का जो कार्य करती है वो कौन करती है, प्रस्तावना करती है। और ये कौन बोल रहा है हमसे, गडकर साहब कह रहे हैं। ये कौन थे, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे। ठीक है, तीसरा ठाकुरदास भार्गव, ये भी हमारी जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने क्या कहा है, प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। क्या है, आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर क्या हो जाता है, महत्वहीन हो जाता है। भाई इतना महत्वहीन हो जाता है कि आप उस शरीर को आग लगा देते हो, दफना देते हो, या अलग अलग तरह से दाह जो भी संस्कार करना है वो उसका कर देते। तो क्या करते हो, आप उस बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हो बेसिकली। जिस तरीके से आत्मा के बिना, प्राण के बिना जो शरीर है वो महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार प्रस्तावना के बिना संविधान जो है उसको समझने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। प्रस्तावना के आदर्शों के बिना भारत का संविधान भी क्या हो जाएगा, महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए प्रस्तावना के आदर्श से ही भारतीय संविधान को महत्वपूर्ण और जीवंत बनाते हैं। तो इसलिए प्रस्तावना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बात कौन कह रहा है, ठाकुरदास भार्गव जी ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट एक व्यक्ति और हैं, ये भी एडवोकेट हैं एक्चुअली। ये इन्होंने क्या कहा है, ननी पालखीवाला इनका नाम है। ननी पालखीवाला के अनुसार प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके पास आईडी कार्ड है और आप उसको नहीं जानते हो, तो आप उसके आईडी कार्ड को पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में जानकारी हो जाएगी। भाई इसका नाम क्या है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है, इसका डेजिग्नेशन क्या है, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। उसी प्रकार प्रस्तावना क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, वो आईडी कार्ड है। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का दर्शन पाया जाता है। हमने देखा बहुत अलग अलग तरीके के दर्शन, अलग अलग तरीके के उद्देश्य हमें कहाँ मिल जाते हैं, पूरे संविधान के आपको प्रस्तावना में मिल जाते हैं। प्रस्तावना में स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों की झलक मिलती है। जैसे जब हम बात करते हैं इक्वलिटी की, समानता की, समता की, जब हम बात करते हैं तो ये किसकी झलक है, ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की झलक आपको कहाँ देखने को मिलती है, प्रस्तावना में देखने को मिलती है। ठीक है, अब प्रस्तावना से संबंधित कुछ मुद्दे जिसके हम लोग पहले भी बात कर रहे थे। प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, और दूसरा मुद्दा है प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, पहली चीज समझते हैं, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है या नहीं है, और दूसरा सवाल है कि प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं एक बोर्ड है, ये जो बोर्ड है आपके सामने है बोर्ड, इस बोर्ड में कुछ ना कुछ क्या है, एलिमेंट्स लगे हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ठीक है, मान लेते हैं इस बोर्ड में इस बोर्ड के एक एलिमेंट का नाम है ये पेन। क्या नाम है, ये पेन इस बोर्ड के एक एलिमेंट का नाम है। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि इस पूरे बोर्ड को क्या करवाना है, मुझे चेंज करवाना है, एक्सचेंज करवाना है, पूरे बोर्ड को क्या करवाना है, एक्सचेंज करवाना है। तो जब ये बोर्ड जाएगा तो उसके साथ ये पेन जाएगा, तभी पूरा बोर्ड एक्सचेंज हुआ, हाँ या ना। तो जब बात की जा रही है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो अगर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही नहीं है, प्रस्तावना मानते हैं, प्रस्तावना अगर संविधान का हिस्सा नहीं है, तो जिस प्रकार संविधान संशोधन हो सकता है, क्या उस प्रकार प्रस्तावना संशोधित हो पाएगी। तो आप कहोगे यार जब हिस्सा ही नहीं है तो संशोधन की बात आप कैसे कर सकते हो, तो चीजें बदल जाएंगी यहाँ पे। तो इसका मतलब अगर संशोधनीय है तो क्या होना चाहिए, किसका पार्ट होना चाहिए, प्रियम्बल को किसका पार्ट होना चाहिए, संविधान का पार्ट होना चाहिए। तो पहला सवाल क्लियर हुआ यहाँ पे कि क्या रिलेशन है संशोधनीय का, और क्या रिलेशन है इसका कि ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो इन दोनों प्रश्नों के जवाब क्या होंगे, दोनों प्रश्नों के जवाब होंगे हाँ। कैसे, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, तो बिल्कुल हाँ, प्रस्तावना संविधान का अंग है। और प्रस्तावना संशोधनीय है या नहीं है, तो बिल्कुल, अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो जैसे संविधान संशोधन होता है उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, संविधान में प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हो। जिस प्रकार आर्टिकल 368 जो 368 नंबर का आर्टिकल है वो क्या बताता है कि संविधान में संशोधन कैसे होगा। अगर जो प्रियम्बल है वो किसका हिस्सा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, तो जिस प्रकार बाकी सारे संविधान में आप क्या कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, जो मूल ढांचे को छोड़ के बाकी सब जगह हम क्या कर लेते हैं, अमेंडमेंट कर लेते हैं। उसी प्रकार वो सारे अमेंडमेंट आप क्या कर सकते हो, प्रस्तावना में भी कर सकते हो। क्या आज से पहले अमेंडमेंट हुआ है, बिल्कुल। अब 42वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था, हमारी प्रस्तावना में कुछ शब्द जोड़े गए थे, क्या किए गए थे, जोड़े गए थे। अब
कुछ केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से केसेस है और उनमें क्या हुआ था। आरएएस का पेपर अगर आप देखा हो किसी ने आरएएस प्रीलिम्स का पेपर, तो शायद 2018 में या 2018 के बाद वाले प्री में ये सवाल पूछा गया था डायरेक्टली। यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस में कई बार ये सवाल पूछा गया। अब क्या सवाल है, देखो सबसे पहले 1960 में केस होता है, उस केस का नाम है बेरूबारी केस। क्या नाम है? बेरूबारी केस। इस बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रियम्बल जो है, उद्देशिका और प्रस्तावना जो है, वो संविधान का हिस्सा नहीं है, वो संविधान का अंग नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है। कौन से केस में? बेरूबारी केस में। और ये बेरूबारी केस कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 के बाद 1973 में सबसे इंपॉर्टेंट केस है ये, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। कौन सा केस है? केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती विवाद। इसमें क्या माना कोर्ट ने? प्रस्तावना संविधान का क्या है? अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो 1973 के बाद 1973 के बाद अब जितने भी जजमेंट देखोगे उन सब में क्या लिखा होगा? उन सब में एक बात कॉमन है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का, भारतीय संविधान का अंग है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का अंग है प्रस्तावना। तो 1973 में पहली बार जजमेंट आया। उसके बाद 3 जजमेंट और आते हैं। पहला जो केस होता है उसके बाद उसको कहते हैं मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा विल मिल्स विवाद। दूसरा जो है वो है एसआर बोमई विवाद। और तीसरा जो विवाद है वो है एलआईसी केस। इन तीनों ही केस में एक बात कॉमन है। क्या कॉमन है? उन तीनों ही केस में ये बात मानिए कि प्रस्तावना किसका अंग है? संविधान का अंग है। ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में क्या स्थिति है? 2025 जून की अगर बात माने तो आज भी सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है? अतः इस संबंध में वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है। क्या निम्नलिखित है? समझो इस बात को कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, 1973 के बाद ये स्थिति तो हमारी क्लियर हो गई। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। तो आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन के तहत बहुत सारे शब्दों को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। किसमें? प्रियम्बल में, उद्देशिका में। लेकिन एक बात हमको याद रखनी है, जब केशवानंद भारती केस आएगा उसके साथ एक और चीज आती है। क्या कौन सी चीज आती है? बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचे। तो सुप्रीम कोर्ट ये बात कहता है कि आप प्रस्तावना में बदलाव कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, लेकिन प्रस्तावना में जो मूल ढांचा है उसको आप नहीं बदल सकते। क्या नहीं बदल सकते? मूल ढांचे को आप नहीं बदल सकते। जैसे अगर आप चाहो, वहां पे जो लिखा हुआ है लोकतंत्र, अब लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकतंत्र बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, इस लोकतंत्र को बदल के यहाँ पे क्या लिख दो? राजतंत्र लिख दो। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मूल ढांचे की अवधारणा है उसको पूरी तरीके से समाप्त करना पड़ेगा और उसके बाद चीजें आप कर सकते हो। वो करना अभी के आज की तारीख में काफी मुश्किल होगा। तो संविधान का हिस्सा है प्रस्तावना। जिस प्रकार संविधान संशोधित हो सकता है उसी प्रकार प्रस्तावना भी संशोधित हो सकती है। लेकिन अगर प्रस्तावना को संशोधित करना है तो किसको नहीं चेंज कर सकते आप? मूल ढांचे को में चेंज नहीं कर सकते। तो तीसरा पॉइंट है ये, देखो, यदि प्रस्तावना में कोई मूल ढांचा पाया जाता है तो उस मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था। तीन शब्द हैं जो जोड़े गए थे मुख्य रूप से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से शब्द थे? पहला शब्द था समाजवादी, समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा जो शब्द था वो था अखंडता। हम बात कर रहे थे एकता और अखंडता की, तो ये है अखंडता। ठीक है। अच्छा, 3 मुख्य शब्द आप देख रहे हो। अगर आपसे यूपीपीसीएस ने एक बार ये सवाल पूछा था, आपसे ही पूछ लिया जाए कि भाई 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कितने शब्द जोड़े गए थे? अगर क्या पूछा जाए, संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे, तो उत्तर पता है क्या होगा? उत्तर होगा 4, जो आयोग ने माना था। यूपीपीसीएस ने माना था 4। अब कौन कौन से हैं वो 4 शब्द? तो अगर उत्तर 4 शब्द है तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था भाई, एक तो है समाजवादी, ठीक है, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द जो है वो अखंडता। ये तो हमको भी पता है साहब, पर ये तो 3 ही शब्द हुए। अखंडता से पहले
आप देखोगे हमारी प्रस्तावना में लिखा हुआ है और, क्या लिखा हुआ है और, तो इस और को भी उन्होंने माना था, इसके इसलिए ये कहा गया कितने शब्द जोड़े गए, टोटल 4 शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। PYQ की बात हमने करी थी कि हम PYQ पे चर्चा करेंगे, तो देखो PYQ है एक, और PYQ क्या है इसको समझो कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। 2016 का PYQ है ये। क्या प्रश्न है फिर से देखिए, उद्देशिका में शब्द, कौन से शब्द की बात कर रहा है, गणराज्य, किसकी बात कर रहा है, गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वह प्रतिरक्षणीय, डिफेंडेबल है या नहीं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि साहब ये देखो, आपको ये तो पता है प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, गणराज्य लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, गणराज्य लिखा हुआ है। अब गणराज्य के साथ कौन से विशेषण हैं, क्या बात कर रहे हैं, गणराज्य के साथ कौन से विशेषण हैं, उन पे क्या करनी है, आपको उन पे चर्चा करनी है, क्या करनी है, चर्चा करनी है। और आपको ये भी बताना है कि ये जो विशेषण है क्या ये आज के लिए प्रतिरक्षणीय है या नहीं है, प्रतिरक्षणीय है या नहीं है। तो सबसे पहले तो प्रश्न क्या है कि गणराज्य के साथ कौन कौन से विशेषण जुड़े हुए हैं हमारी प्रस्तावना में। तो आप देखोगे कि कैसा गणराज्य आपको बनाना है, तो उसमें लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लिखा हुआ है या नहीं है। दूसरा जो विशेषण लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है समानता, पंथ निरपेक्ष, ये सॉरी समांतर नहीं, समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र, और क्या है, लोकतंत्र। तो ये क्या है, ये सब विशेषण है। अब आप समझो कितने शब्दों में लिखना होगा आपको, ये करीब करीब 250 शब्दों में या 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका उत्तर आप किस तरीके से लिख सकते हो। तो हमने देखा था कि साहब उत्तर लिखने के लिए 3 चीजें मुख्य होती हैं, एक तो है इंट्रोडक्शन, एक तो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है उसकी बॉडी, और तीसरा है उसका कॉन्क्लूजन, उसका कॉन्क्लूजन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले ही आपसे क्या पूछा गया है, गणराज्य शब्द के साथ जो जो विशेषण है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि साहब गणराज्य क्या होता है, गणराज्य क्या होता है। तो आप यहाँ पे बताओगे कि भाई किस जो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो कैसा नहीं होना चाहिए, वंशानुगत नहीं होना चाहिए, मनोनीत नहीं होना चाहिए, उसका निर्वाचन होना चाहिए, और निर्वाचन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है। तो आपने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, तो आपने किसकी परिभाषा बता दी, गणराज्य की परिभाषा बता दी। बॉडी में आपको क्या लिखना है, जो अभी हम बात कर रहे थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र। अब समस्या ये होगी आपके साथ कि अपन ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न में अगर आप देखोगे तो नोट्स की अगर साइज देखोगे तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न खुद 500 शब्दों का है। इसके अलावा समाजवाद बहुत बड़ा है, पंथ निरपेक्ष, जिसमें पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की डिबेट पड़ी थी, लोकतंत्र, ये आपस में अपने आप बने। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखो तो ऐसा नहीं कि इसी में आप 200 शब्द ले लो, नहीं, आपको सिर्फ परिभाषा लिखनी है यहाँ पे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है, जब हम आंतरिक और बाहरी नीतियों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकें, ऐसा देश क्या कहलाता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। समाजवाद और यहाँ पे आप समाजवाद और भारतीय समाजवाद की एक लाइन की परिभाषा आप यहाँ पे लिख सकते हो कि समाजवाद क्या होता है कि संपत्ति का सामाजिकरण करना है, पूंजीवाद के अगेंस्ट में काम करता है। ये बात कर दी आपने पाश्चात्य समाजवाद की, लेकिन भारतीय समाजवाद की अगर अपन बात करें तो भारतीय समाजवाद के केंद्र में क्या है, समानता है, इक्वलिटी है। इसमें संपत्ति के सामाजिकरण और निजीकरण की कोई बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये आपने बता दिया समाजवाद। साथ ही साथ आप ये भी लिख दो कि ये 42वें संविधान संशोधन के तहत भारत की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष, आप ये बताओगे कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, हमने पंथ निरपेक्ष शब्द का ही प्रयोग क्यों किया, लेकिन एक लाइन में, एक या दो लाइन में, इससे ज्यादा नहीं, कि पंथ निरपेक्ष और सेक्युलरिज्म दोनों क्या हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कैसे, जब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म की तो सेक्युलरिज्म का मतलब भी यही है कि तटस्थता, किससे तटस्थता, रिलीजन से तटस्थता। रिलीजन का मतलब क्या होता है, जो चीजें कनेक्ट करती हैं
किसको, ह्यूमन बीइंग को, किसके साथ, गॉड के साथ, भगवान के साथ। तो उसमें हमने बात करी थी कि साहब धार्मिक ग्रंथ हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, उपासना की पद्धति हो सकती है, पारलौकिक सत्ता हो सकती है। लेकिन हमने ये भी बताया था कि भारत में हमने पंथ निरपेक्ष शब्द यूज किया, क्योंकि पंथ का शब्द जो है पथ से आया, और पथ का मतलब होता है रास्ता, और ऐसा रास्ता जो किसको किससे कनेक्ट कर सकते हैं, इंसान को, मनुष्य को भगवान के साथ कनेक्ट कर सके। तो ये आपने बताया पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा जो शासन है वही लोकतंत्र है, ये बात की थी हमने। और आप यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। इसके बाद आप ये बताओगे कि क्या इंडिया आज भी सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर कंट्री है और लोकतंत्र कंट्री है। अगर हम ये नहीं होते तो क्या चीज़ें हो जाती, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा ये सारी चीज़ें क्या आज भी डिफेंडेबल हैं या नहीं है। तो ये इस तरीके से आप पाओगे कि आपके पास अब इतना पढ़ने के बाद आपके पास सफिशिएंट अमाउंट में मटेरियल इकट्ठा हो गया है प्रस्तावना का। तो मैं आपको अब ये कह सकता हूं कि किसी भी, अब आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आप चाहे आप पेपर उठा लो यूपीएससी का, यूपीएससी के दोनों, प्री प्लस मेंस, और इसके अलावा किसी भी स्टेट पीसीएस का, किसी भी स्टेट पीसीएस का, और इसमें भी मैं दोनों ही कह रहा हूं, प्री प्लस मेंस। आज की तारीख में जितना हम लोगों ने प्रियम्बल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे वादे के साथ ये कह सकता हूं कि आप 80 से 85%, कितने, 80 से 85% सवाल आप कर लोगे। 80 से 85% तक सवाल आप कर लोगे प्रियम्बल के। प्रियम्बल का ऐसा कोई भी एस्पेक्ट नहीं रह गया है जो आपने इस वाली क्लास में कवर नहीं किया हो। तो कोशिश कीजिएगा। पहला पीवाईक्यू तो मैंने दे दिया है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगा, और ये पीवाईक्यू आपके सामने है। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे लिखना है। आप जरूर मुझे ये पीवाईक्यू हल करके इसका उत्तर लिख के मुझे क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। नंबर क्या है, नंबर 9351825226। इस नंबर पे आपको मुझे क्या करना है, व्हाट्सअप करना है। और मैं चाहता हूं जितने लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोग क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। बाकी लोग जिन जिन लोगों ने मुझे आंसर भेजे हैं, मैंने सबकी कोशिश की है उनको क्या करने की, कमेंट देने की, और जो जो गड़बड़ है उसमें वो सब बताने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। तो ये चीज आप कर दीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो प्रियम्बल टॉपिक है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। दो बातें और मुझे करनी है जो हाल ही में घटित हुई हैं। पहली चीज ये कि कल क्या हुआ है, कल यूपीएससी जो सिविल सेवा परीक्षा है इसका प्री का रिजल्ट आ गया, परिणाम आ गया। अच्छा, इसमें दो चीजें हुई होंगी लोगों के साथ। कुछ लोग क्या हुए होंगे, कुछ लोगों को नेक्स्ट अब मेंस देना होगा, और कुछ लोग वापस से क्या देंगे, प्रीलिम्स देंगे। और ये प्रीलिम्स कब होगा, 2026 में प्रीलिम्स होने वाला है। देखो, सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट दूंगा उन लोगों को जिन लोगों ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स का पेपर लिखा है, ठीक है। उन सभी लोगों को मुबारकबाद। क्यों, क्योंकि आपने भारत का सबसे बड़े पद के लिए सबसे टफ जो एग्जामिनेशन है उसका फर्स्ट स्टेप आपने सबने कर लिया था कि आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने तैयारी की, और थर्ड स्टेप आपने प्रीलिम्स का पेपर लिखा। तो आपने 3 स्टेप तो पहले ही कर लिए हैं, ठीक है। सभी लोगों ने 3 स्टेप किए होंगे। अब कुछ लोग ऐसे जिनको इसी साल मेंस देना है, आपको मेंस देना है, तो अब आपके पास करीब करीब 70 दिन बचे हैं। कितने बचे हैं, 70 दिन। तो आपको तो बिल्कुल किस पे 100% अपना डिवोशन किस पे हो जाना चाहिए, मेंस पे हो जाना चाहिए, जिसमें ऑप्शनल है, एथिक्स है, ऐसे का पेपर है, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे जो मेंस के सब्जेक्ट है उन पे आपका फोकस हो गया होगा, और आप शिफ्ट भी हो गए होंगे आंसर राइटिंग पे। कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, और वो उनको क्या करना है, नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देना है 2026 का। लेकिन आपको भी अभी कहां पे पहुंचना है, मेंस की तैयारी अभी आपको करनी है। आपको भी उतनी ही शिद्दत से अपना ऑप्शनल, एथिक्स और मेंस के सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए कि जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो हमारे मन में और जिस तरीके का माहौल बन गया है, भाई इस बार भी कह रहे थे लोग पेपर बहुत टफ है, कट ऑफ बहुत नीचे रहेगी। जितना मेरा अंदाजा है, कट ऑफ 85
प्लस में रहेगी कट ऑफ। जो अंदाजा अभी तक एनालाइज हुआ है, जिन लोगों के मैसेज है, जिनका क्लियर हुआ है नहीं हुआ है, जो सारी बातें हुई है मेरी, 85 से प्लस में कट ऑफ आपको देखने को मिली है इस बार की भी। सी सेट को लेके सब लोगों ने कहा था बहुत टफ पेपर है, लेकिन सी सेट में तो फिक्स है 33% नंबर आपको लाने हैं, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। तो दोनों ही चीजें हैं। लेकिन जब हम तैयारी करते हैं ना, और प्रीलिम्स का इतना डर बन गया है कि हम लोग केवल किसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं, प्री की। फिर एक विशेष साइकिल बन जाएगा, भाई प्री अगर आपने निकाल लिया तो मेंस में अटक जाओगे। तो ऐसा नहीं हो हमारे साथ कि नेक्स्ट ईयर जब हम 2026 में प्रीलिम्स का पेपर दें तो ऐसा ना हो कि फिर से मुझे प्री की तैयारी करनी पड़े 2027 की। मैं प्री 2026 निकाल दूं लेकिन मेंस की तैयारी नहीं है मेरी, तो क्या करना होगा, फिर से 2027 का प्रीलिम्स देना है। तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है भाई। अभी मेरा टारगेट क्या है, 2026 का अटेम्प्ट है। 2026 में प्री भी होगा, मेंस भी होगा, इंटरव्यू होगा, तीनों चीजें होंगी। ऐसा नहीं हो सकता केवल प्री करने से, प्री क्लियर करने से मैं आईएएस बन जाऊंगा, आईपीएस बन जाऊंगा, नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अभी जो तैयारी करनी है वो मेंस की तैयारी करनी है, जैसे बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, मेंस के सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आपको फोकस करते हुए उन सब चीज़ों को कंप्लीट करना है। और जब ये लोग मेंस दे रहे होंगे, इनके 3 घंटे बाद मेंस का पेपर आ जाएगा, और वो मेंस का पेपर आपको भी उसी तरीके से लिखना है। आपको जीएस पेपर 1 2 3 4 करने होंगे, ऐसे करना है। ऐसे के अलावा ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश, वो आपको करने होंगे बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के करेंगे और आप लोग क्या करोगे अपने घर में बैठ के, लेकिन उसी तरीके का माहौल बना के टेबल चेयर पर बैठ के, और 3 घंटे में वो पेपर आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको मेंस की जो तैयारी की जो टेंशन है वो आप देखोगे कि इन 70-80 दिनों में आप क्या कर लोगे, उस पर आप उसको हावी नहीं होने दोगे अपने आप पे कि मेरा मेंस में क्या दिक्कत है। तो एक बार जब मेंस की तैयारी हो जाती है और उसके बाद आप देखोगे कि हमारे पास जो भी आपको लगता है कि कमी है, तो हम लोगों ने दिसंबर जनवरी तक फिर से उस ऑप्शनल को, एथिक्स को या मेंस वाले सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के बाद जनवरी फरवरी से आप क्या कर सकते हो, फिर से प्री वाले माहौल में पहुंच जाओगे। तो इस समय आप सबकी ये ड्यूटी है कि आप किसकी तैयारी करें, मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ये मैं सभी लोगों को कह रहा हूं, जिन लोगों का प्री हुआ है, जिन लोगों का प्री नहीं हुआ है, उन दोनों के लिए। ठीक है, इसके संबंधित अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कि भाई साहब सी सेट में हमें दिक्कत आ रही थी। तो आप पर्सनली भी अगर मुझसे बात करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। और जो भी जिस तरह से मेंटरशिप आपकी करनी होगी, मैं उसको देख के, आपकी से हर चीज़ पूछ के उसको हम लोग क्या करेंगे, रिजॉल्व कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं की जा सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अभी अभी आपने सुन लिया होगा न्यूज़ में कि अहमदाबाद में क्या हुआ है, एक फ़्लाइट एयर इंडिया की जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, और उसमें कुछ 240 के आसपास लोग थे। आप देखोगे क्या हो गई है, वो क्रैश हो गई है। तो सभी लोगों के प्रति जो शोक संतृप्तता है वो है। मैं तो चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोग हताहत ना हुए हों, लेकिन जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो काफ़ी भयावह हैं। तो जिन जिन लोगों को, जो लोग अहमदाबाद में हैं, या अपन जैसे कोई जो भी स्टूडेंट हैं, यूथ जो है, अगर कोई भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस चीज़ में क्या कर सकते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बचूं इन सब चीज़ों से, ये देश आपका ही है यार, है ना। और आप जब सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से आपके दिमाग में, आपके जहन में होनी चाहिए। हमने अभी तो बात करी है बंधुता की, फ्रेटर्निटी की, तो हम सब क्या हैं, भाई बहन ही तो हैं आपस में। हम इंडिविजुअली भी भाई बहन हैं, और एकता और अखंडता की तो बात हमने करी। जब एकता की बात करी तो सामुदायिक तौर पे, हालांकि सरकार भरपूर कोशिश करेगी कि सब लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, मेडिकल फैसिलिटी सरकार प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। लेकिन फिर भी हम लोगों से जो जो बन सकता है वो हम करें, उसमें पीछे नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। कल हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग भाग 3 शुरू करेंगे। और भाग 3 मतलब हम लोग शुरू करेंगे मौलिक अधिकार। क्या शुरू करेंगे, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हम लोग शुरू करेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि साहब प्रस्तावना के बाद तो भाग 1 आना चाहिए, लेकिन याद करो जब हमने शुरुआत में संविधान की चर्चा करी थी तो मैंने बताया था कि सबसे पहला जो पार्ट है वो है संविधान का दर्शन, फिलॉसफी। और उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ भाग हैं, जैसे सबसे पहले प्रस्तावना थी, फिर है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके बाद हम लोग सरकार के गठन उसकी बात करेंगे। तो पहले हम ये सारी चीजें क्लियर करेंगे, और आप यकीन मानना कि इस
पूरी पॉलिटी का, इस पूरी राज्य व्यवस्था के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से ये एक है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ना केवल एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बल्कि आप एक भारतीय नागरिक हो और हर एक भारतीय नागरिक को कम से कम उसके अधिकार, उसके कर्तव्यों के बारे में तो पता होना ही चाहिए। तो इस दृष्टि से भी ये वाले जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट होंगे, अच्छे लेक्चर्स होंगे। अभी तक प्रस्तावना आपने देख ली होगी कि बाकी जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या पेड क्लासेस में भी, वहां पे भी इस तरह की क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। प्रेम्बल लोग यार एक एक घंटे में, दो दो घंटे में खत्म कर देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रेम्बल के लिए 3 लेक्चर लिया और मैंने करीब 40 पेजों के नोट्स आपको दे दिए हैं। और वो 40 पेजों के नोट्स इस तरीके से हैं कि आप किसी भी एग्जाम का कोई भी सवाल आप देखोगे तो उन 40 पेजों के नोट से बाहर नहीं मिलेगा। और ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? ये नोट्स संबोधि का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैंने शेयर, डेली में शेयर उसको अपडेट करके कर देता हूं। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स का अपडेशन आपको कैसे करना है, करंट के साथ कैसे लिंक करनी है चीज़ों को। लेकिन एक बार हमारा बेसिक फाउंडेशन जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद की वो सारी बातें होंगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मौलिक अधिकारों के साथ। तब तक आपको क्या करना है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और अब यार सपोर्ट आपका चाहिए। सब्सक्राइब जितने ज़्यादा लोगों से करवा सको करवाओ, जितने ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हो करो, जितने टेलीग्राम ग्रुप्स पे आप लोग जुड़े हुए हो जरूर जुड़ो। और कल हम जानेंगे कि हमारे संविधान में ये मौलिक अधिकार भाग 3 में ही क्यों हैं, क्यों इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है, क्या संविधान में इन मौलिक अधिकारों के अलावा भी कोई अधिकार है। भाग 3 12 से 35 जो है, क्या इन 12 से 35 सभी आर्टिकलों में जो भी अनुच्छेद हैं 12 से 35, क्या इन सब में ही केवल मौलिक अधिकारों की बात हो रही है, मौलिक अधिकारों के अलावा भी कुछ यहाँ पे बात होती है। क्यों आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे अंबेडकर साहब जो बाबा साहब थे उन्होंने आर्टिकल नंबर 32 को ये कहा था कि संविधान की क्या है, आत्मा है। और यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसने ये कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दोनों ही चीजें हैं, हम जानेंगे क्यों है ऐसा आर्टिकल 32। तो कल हम लोग आर्टिकल नंबर 12 से शुरुआत करेंगे और पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अधिकार क्या होता है, अधिकार कितने प्रकार के होते हैं और क्यों इन्हें मूल या मौलिक अधिकार कहा गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।